हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना आरसीसी। पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट्स के हमने 7 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उनको कवर नहीं किया है तो पहले आप उनको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे आपके वो 8 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर आपने मेरी प्रीवियस पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो मुझे नहीं लगता यार आप कि इस क्वेश्चंस में कोई गलती करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। आपको क्या बताना है सर? आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट के बारे में बताना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कंक्रीट कर्व के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। और इसी स्ट्रेस स्ट्रेन कंक्रीट कर्व को मैं क्या बोल सकता हूँ सर? इसको हम ब्रिटल कर्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसी को आपका ब्रिटल कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका कंक्रीट है वो क्या है सर? आपका ब्रिटल मटेरियल है। तो इसको नाम देंगे हम, दैट इज ब्रिटल कर्व। तो आपने सभी जब डायग्राम आपने स्टडी किया होगा प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये आपको ऑलरेडी अब तक आ चुका होगा। बिल्कुल सही सर। ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये सर आपका एक्स एक्सिस हो गया। कुछ इसी तरह से है। बिल्कुल सर इसी तरह से है। तो देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं फिर से आपको दोबारा से बता रहा हूं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या रहने वाला है सर? इसका स्ट्रेन रहने वाला है। क्लियर है? और अगर मैं इसके वाई एक्सिस की बात करता हूं तो वाई एक्सिस पे क्या रहने वाला है सर? इसका स्ट्रेस रहने वाला है। क्लियर है? तो अगर एक्स एक्सिस पे इसकी मैं वैल्यू की बात करता हूं तो 0.002 और आपके पास 0.0035 रहने वाला है। ठीक है? तो इसके अगर हम कर्व की बात करते हैं तो इसका कर्व कैसा बनेगा सर? 0.002 तक तो कैसा रहेगा सर? आपके पास पैराबोला रहेगा। तो आप बना दीजिएगा सर, पैराबोला रहेगा। और उसके बाद कैसा रहेगा सर? आपके पास लीनियर रहेगा। तो लीनियर के लिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन मार्क कर देता हूं। तो यहां पर इसको स्ट्रेट लाइन मार्क कर दो। लीनियर रहेगा और आपके पास पैराबोला रहेगा। तो पैराबोला को मैं क्या लिख सकता हूं? सेकंड डिग्री लिख सकता हूं और इसको मैं लीनियर लिख सकता हूं। तो ये किसके लिए डिजाइन किया जाएगा सर? ये आपका एफसी के लिए डिजाइन किया जाएगा। तो इसको 0.35 किसके लिए डिजाइन किया जाएगा? एफसी के क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। उसी तरह से हमें किसके लिए डिजाइन करना है सर? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए डिजाइन करना है। तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा? इसको विद इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कीजिएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफसी के डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे एफसी के फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना आपको? यहाँ पे 1.5 लेना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो किसके लिए डिजाइन हो जाएगा? 0.67 एफसी के। और 0.67 एफसी के क्या है आपके पास? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। उसी तरह इसको अगेन हम क्या करेंगे? डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए करेंगे। तो डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे? जो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ आया है यानी कि 0.67 एफसी के, उसको विद इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कीजिएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा? 1.5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 0.45 एफसी के आ जाएगा। तो दिस स्ट्रेंथ इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। तो यहां पर अगर आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं तो क्या बनते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ जो कंक्रीट होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर जो कंक्रीट होता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास। कैसा होता है सर? वो आपका 0.002 तक तो कैसा रहता है सर? पैराबोलिक रहता है। एंड 0.0022 टू 0.0035 तक कैसा रहता है आपके पास सर? वो लीनियर रहता है। या तो आप लीनियर कहो या हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, आप चाहो तो इसको रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर नहीं हो सकता है सर। दूसरा,
हाइपरबॉलिक अप टू 0.2 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं हो सकता, हाइपर भी नहीं होता। पैराबॉलिक रहता है 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर। हाँ ये हो सकता है सर कि पहले पैराबॉलिक रहता है 0.002 तक, उसके बाद क्या रहती है सर, उसके बाद स्ट्रेट लाइन रहता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, लीनियर बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है वो देकर आपके पास, और स्ट्रेट भी हो सकता है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कर्व की, वो क्या रहने वाला है आपके पास सर, वो रहने वाला है एफसी के। अगर मैं बात करता हूं किसकी, आपके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं हम, तो क्या रहेगा आपके पास, इसको विद इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कीजिएगा तो आपके पास 067 एफसी के आ जाएगा। उसी तरह से हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, तो क्या हो गया आपके पास 0.45 एफसी के। ठीक है, तो यहां से तो आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है कि जो सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कंक्रीट बनेगा वो आपका पैराबोला बनेगा और आपका लीनियर बनेगा। इसी तरह से अगर यहां पर कंक्रीट ना लिखकर क्या दे देता हूं मैं सर, स्टील दे देता हूं, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टील होगा। तो स्टील के लिए क्या होगा सर आपके पास, सर वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, यानी कि लीनियर होगा। नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट, इन केस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, कंक्रीट की जगह स्टील, स्टील इज क्या रहेगा आपके पास, लीनियर रहेगा, लीनियर रहेगा, या आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो राइट आंसर मुझे मिल गया यहां पर सी इसका राइट ऑप्शन है। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है जरा पढ़िएगा। क्वेश्चंस में बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज, कि इसमें से कौन सा ग्रेड है जिसका यूज हम ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर नहीं करते। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बताया था, उसी टेबल को हम देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नेम हो गया यहां पर ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। किसकी बात करेंगे, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इसमें आता है आपके पास M10 टू M20 तक, ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें जो आता है आपके पास, इसमें M25 से लेके आपके पास M60 तक आता है, ठीक है। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या लिख दो हाई ग्रेड कंक्रीट, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है आपके पास, इसमें आ जाता है M65 से M100। मैं नए कोड के मुताबिक बता रहा हूं, ये नहीं कि पुराना है, मैंने पहले आपको दोनों बता चुका हूं। 100 क्लियर है। तो देखिएगा, जब हम किसकी बात करते हैं, ऑर्डिनरी की बात करते हैं, तो ऑर्डिनरी में कितने ग्रेड हुए आपके पास, M10 हुआ, 15 हुआ और 20 हुआ। तो यहाँ पे तो आपके पास 20, मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो यहाँ पे जो 10 है सर, वो किस में है सर, ऑर्डिनरी ग्रेड में है, तो ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। M40 किस में आता है सर आपके पास, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, SG में आता है। M15 किस में आता है, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आता है। M20 किस में आता है, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आता है। तो उसने बोला कौन सा नहीं आता सर, आपका M40 नहीं आता। क्लियर है। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मैं OGC लिख देता हूं, ठीक है, और स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मैं SGC लिख देता हूं।
हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मैं हाई जीसी लिख देता हूं, HGC। तो OGC हो गया आपके पास, OGC हो गया, ये OGC हो गया, SGC हो गया है। क्लियर है, आंसर मिल गया है। इसके अलावा भी कुछ और वैल्यूज आप जानना चाहो, बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं इस कंक्रीट के पॉइजन रेशो की, किसकी बात कर लेते हैं सर हम, पॉइजन रेशो की बात कर लेते हैं। तो पॉइजन जो रेशो होता है वो आपके पास लाई करता है 0.1 से लेके 0.20 के बीच लाई करता है। क्लियर है। तो जो ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसका पॉइजन रेशो कितना होता है, कभी कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको इजीली आना चाहिए। यानी कि जितना ज्यादा आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका पॉइजन रेशो कब होगा। तो ध्यान रखना, जो हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है इसका जो पॉइजन रेशो होता है वो कितना होता है सर, 0.10 होता है। स्टैंडर्ड ग्रेड का जो पॉइजन रेशो होता है सर वो आपके पास कितना होता है सर, वो 0.15 होता है, 0.15। ऑर्डिनरी का कितना होता है सर हमारे पास, तो ऑर्डिनरी का आपके पास होता है पॉइजन रेशो 0.20। तो यहां से आपका क्या आंसर निकल के आता है, रिजल्ट क्या निकल के आता है, कि रिजल्ट ये निकल के आता है कि जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है, जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है आपका बढ़ता है, तो आपका जो पॉइजन रेशो होता है, पॉइजन रेशो क्या होती है आपके पास, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो पॉइजन रेशो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब स्टूडेंट्स का मानना होगा कि सर जो हमारे पास M5 होता है, M5 भी कोई ग्रेड होता है, बिल्कुल होता है, और आपके पास M7.5 भी होता है। ठीक है, बट आप इसको इंक्लूड मत कीजिएगा भी। जो M5 और M7.5 भी होता है इसकी भी जो पॉइजन रेशो लाई करती है वो आपकी किसके बीच में लाई करती है, वो भी सर आपकी 0.20 के बीच में ही लाई करती है। क्लियर है। अगर मैं इसका मिक्स प्रोपोर्शन देखना चाहूं तो वो भी हम देख सकते हैं। मिक्स प्रोपोर्शन M5 को आप इजीली कैसे याद रख सकते हैं, 1:5:10 रख सकते हैं। उसी तरह से 7.5 का हो जाएगा 1:4:8 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि एक पार्ट इसका किसका है सर, इसके सीमेंट का है, और 5 पार्ट किसके हैं सर, आपके सैंड के हैं। 5 पार्ट किसके हैं, सैंड के हैं, और 10 पार्ट किसके हैं सर, आपका एग्रीगेट का है। उसी तरह से यहाँ पे भी एजिटेड एक पार्ट आपका सीमेंट का है, जो बाइंडिंग मटेरियल है वो आपके पास सीमेंट भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है। 4 पार्ट आपके सैंड के हैं, ठीक है, और 8 पार्ट किसके हैं आपके, ये एग्रीगेट के हैं। ठीक है, सैंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, फाइन एग्रीगेट लिख सकते हैं, और एग्रीगेट की जगह सर हम कोर्स एग्रीगेट बता सकते हैं, और सीमेंट की जगह हम इसको एज ए बाइंडिंग मटेरियल बोल सकते हैं। क्लियर है। तो एडिशनल पॉइंट्स है, अगर ज्यादा आपको क्वेश्चंस करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करनी है तो यही बेस्ट तरीका है। क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं, हालांकि सेम तो नहीं कर चुका, बट इस लोड्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है। पहला आता है आपके पास इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड आर इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड्स एक्चुअली कॉज्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड्स had they been dead load। नहीं, ये सम नहीं होता है, ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। तो सम की जगह यहाँ पे क्या होगा सर, डिफरेंस होगा। तो ये तो पहले ही गलत होगा, क्योंकि जो आपके पास इंपैक्ट लोड मतलब आपके पास एक सडन लोड, या इसको हम शॉक लोड भी बोल सकते हैं, कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रही होती तो उस समय क्या होता है, उसमें कोलिजन होता है। जब कोलिजन होता है तो वहां पे क्या होता है, सडन लोड की कंडीशंस अकरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये बोर्ड है, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, मतलब स्ट्राइक कर रहा हूँ। जैसे मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोड का इफेक्ट आ रहा है इस बोर्ड के ऊपर, तो उसी लोड को हम क्या बोलते हैं सर, आपका इंपैक्ट लोड बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम इसकी बी स्टेटमेंट देखते हैं तो इंपैक्ट लोड्स आर इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अबव मेंशन एंटिटीज। बिल्कुल सही, मैंने सम की जगह क्या बताया आपको, यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है, ओनली ए नहीं हो सकता है, ओनली बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अब मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर R1 इफ वैल्यू ऑफ A1 इज गिवन बाय। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, रिडक्शन फैक्टर R1 की वैल्यू बतानी है। R1 क्या है यहाँ पर, दैट इज रिडक्शन फैक्टर है। क्या है सर, रिडक्शन फैक्टर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और यहाँ पर जो एरिया 1 दिया गया है सर, वो कितना दिया आपके पास,
फीट स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था रूफ लाइव लोड के बारे में। किसके बारे में? रूफ लाइव लोड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या था सर आपके पास? वो था सर आपके पास LR इज इक्वल टू 20 R1 इंटू R2 था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं R1 की, तो R1 क्या है आपके पास? रिडक्शन फैक्टर है, यानी कि किसका रिडक्शन फैक्टर है? एरिया रिडक्शन फैक्टर। ये क्या है सर आपका? एरिया रिडक्शन फैक्टर है, एरिया रिडक्शन फैक्टर है। अगर सर हम बात करते हैं किसकी? R2 की, तो ये क्या है सर? स्लोप रिडक्शन फैक्टर है। क्या है सर? स्लोप रिडक्शन फैक्टर है। ठीक है, अगर मैं एरिया रिडक्शन फैक्टर की बात करता हूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूफ एरिया रिडक्शन फैक्टर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता है। उसी तरह से स्लोप रिडक्शन की जगह मैं क्या लिख देता हूं? रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर। बिल्कुल हो गया सर। अब जो आपके पास रूफ एरिया रिडक्शन फैक्टर होता है, ये बेस्ड होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी। किस पे बेस्ड होता है सर? एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी, जिसको मैं AT बोल रहा हूं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर की, तो ये बेस्ड होता है आपका स्लोप, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? जो आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी होता है, सर किस में होता है आपके पास? फीट स्क्वायर में होता है। जैसे हम किस में mm में लेते हैं, तो उसी तरह से आपके पास ये जो है अमेरिकन कोड ऑफ सोसाइटी का कोड है, तो उसको हमने एरिया किस में लेते हैं? फीट स्क्वायर में लेते हैं। उसी तरह से जब हम स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप का यहाँ पे किस में रहेगा सर? ये इंचेस में रहेगा आपके पास। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंचेस पर फीट। ठीक है, इसमें रहेगा। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या दिया है आज आपके पास रिडक्शन फैक्टर R1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो R1 की बात कर रहा है। तो देखिएगा R1 हम क्या देख रहे हैं सर? R1 की वैल्यू देखेंगे। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 3 रखनी है, 1.0 रखनी है, 0.6 रखनी है, और तीसरी वैल्यू आपकी बहुत वैल्यूएबल है। वो क्या है आपके पास? 1.2 माइनस 0.01 एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी। ये कब यूज करेंगे? जब एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी आपके पास लेस देन 200 फीट स्क्वायर हो। और ये कब करेंगे सर? जब एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी आपके पास मोर देन 600 फीट स्क्वायर हो। और ये लास्ट कंडीशन 1.2 माइनस 0.01 0.000 ले लेना अपने, 0.001 एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी लाइक करेगा कब? जब आपके पास इज लेस देन 200 और 600 के बीच में हो। ठीक है, फीट स्क्वायर के बीच में हो। तो ये R1 की देखना है। तो आज तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी में R1 दिया है। कितना दिया है? एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी आपके पास 500 फीट दिया है। तो 500 फीट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है सर? बिल्कुल लाई कर रहा है। तो आप भर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.2 इंटू 0.001 इंटू 500। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर आपके पास R1 कितना आ गया सर? 0.7 आ गया। तो रिडक्शन फैक्टर आपके पास 0.7 आ गया है। तो ये भी नहीं होगा आपके पास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसी तरह से अगर मैं R2 की बात करता हूँ, तो देखिएगा R2 क्या है आपके पास? स्लोप रिडक्शन फैक्टर है। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आपको एज इट इज रखनी है सर, 1.0 0.6 रखनी है, और लास्ट वैल्यू इसकी भी याद रखनी है आपके पास, ये 1.2 माइनस 0.05 F। क्लियर है? ये वैल्यू कब अडॉप्ट करेंगे सर हम? ये वैल्यू तब अडॉप्ट करेंगे जब आपका जो स्लोप हो वो 4 इंच लेस देन 4 इंच पर फीट हो। क्लियर है? और 0.6 कब रखनी है सर? जब हमारे पास स्लोप क्या हो सर? 12 इंच से ज्यादा हो। स्लोप क्या हो? 12 इंच पर फीट हो। और अगर इन बिटवीन हो 4 और 12 के बीच में, तो आपको क्या रखना है सर? तो आपको ये वैल्यू रखनी है। तो यही क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आप भी इसको इसी तरह से याद रखिएगा। क्लियर है? हो सकता है ये क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, राइज ऑफ जैक आर्च इज कैप्ट। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये जैक आर्च की बात कर रहा है। हालांकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको स्टूडेंट क्या करता है? सॉल्व ही नहीं कर पाता है। यानी कि इस तरह का क्वेश्चंस आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में भी देखते हैं, और आप चाहो तो एडवांस बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में भी देखते हैं। क्लियर है? बट कोई बात नहीं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके जैक आर्च होता क्या है। जैक आर्च आपके पास एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसका यूज हम मैसनरी कंस्ट्रक्शन में करते हैं। क्या है? देखिएगा, जैक आर्च। जैक आर्च क्या है? आपके पास एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। क्या है सर? एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है।
जिसका यूज हम क्या करते हैं, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन मेशनरी या मेशनरी कंस्ट्रक्शन। जिस तरह से आपने देखा होगा, मैंने आपको लिंटल्स के बारे में बताया था कि जो भी आपकी चौखट होती है, घर का जो आपका डोर्स होता है और विंडो होता है, डोर और विंडो के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक लिंटल्स प्रोवाइड करते हैं, और उस लिंटल के बाद ही हम क्या करते हैं, आपकी मतलब ब्रिक वॉल्स बनाते हैं। तो उसी तरह से जब हम आर्च की डिजाइनिंग करते हैं तो आर्च में भी क्या होता है, एक लिंटल की तरह हम क्या करते हैं, जैक आर्च प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास ये मान लेते हैं आपके पास ये डोर है या विंडो है। आप क्या करेंगे सर, इसके ऊपर लिंटल्स प्रोवाइड करेंगे। तो जब मैं लिंटल्स प्रोवाइड करूंगा तो मैं कुछ किस तरह से लिंटल्स प्रोवाइड करूंगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लिंटल्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। बट जब आप क्या कर रहे हो, जैक आर्च बना रहे हो, तो जैक आर्च मतलब देखिएगा, ये मेरे पास एक वॉल है, बिल्कुल ये वॉल है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर, कुछ जैक आर्च का डिजाइन बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये आर्च की कंडीशंस होती है, इस तरह से आपके पास, ठीक है। और इसके ऊपर क्या की जाएगी, आपके पास ये ब्रिक वॉल है, इसके ऊपर ब्रिक वॉलिंग कर दी है। यहां पे भी मैं ब्रिक वॉल बना देता हूं, ठीक है। ये देखिएगा, ये तो वॉल है और ये आपके पास लिंटल है। ये भी आपके पास क्या है सर, वॉल है, और ये क्या है सर, आपके पास आर्च है। तो आर्च में हम क्या रखेंगे, यहां पर कुछ इस तरह से जैक आर्च प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से, ये देख रहा है, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैक आर्च बोलते हैं, ठीक है। जैक आर्च, और ये जो आपका पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, आपका राइज होता है। क्लियर है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जैक आर्च क्या है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसका यूज हम कहां करते हैं सर, आपके मेशनरी कंस्ट्रक्शन में करते हैं। क्या करता है ये सर, ये सपोर्ट द ओपनिंग ऑफ द मेशनरी, ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट दी ओपनिंग ऑफ मेशनरी स्ट्रक्चर, मेशनरी। क्लियर है। और ये जो आपका जैक आर्च होता है, इसी जैक आर्च को हम क्या बोलते हैं सर, फ्लैट आर्च भी बोलते हैं और स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, फ्लैट आर्च भी बोलते हैं, और सर इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, स्ट्रेट आर्च भी बोलते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है। अगर मैं बात करता हूं इसकी डिटेल एनालिसिस की, कहां हमें इसका स्पेसिफिकेशंस मिलने वाला है, स्पेसिफिकेशंस एंड गाइडलाइंस कहां मिलने वाली है, तो इसके लिए इसका कोड है IS 2811। आप जाना यहाँ पे 2118 पे, 2118 पे 1980 क्लॉज नंबर, ये क्लॉज नंबर इंपॉर्टेंट है आपके पास, कितना 5.23 पे, ठीक है। जो आपका राइज होता है वो राइज करता है आपका, राइज बिटवीन 1/4 to 1/8, 1/4 to 1/8 के बीच में आपका क्या राइज लाई करता है, ये था, ठीक है। और कई बुक में आपको ये भी मिलेगा, और 1/6 to 1/8, ठीक है। बहुत सारी बुक में आपको 1/4 to 1/8 भी मिलेगा, बट जो एग्जैक्ट आपका रहता है वो कितना रहता है सर, आपका ये रहता है 1/6 to 1/8 के बीच में। क्लियर है। तो ये चीज देखिएगा यहाँ पर कि ये 1/2 to 1/3 ऑफ द स्पेन रहेगा, या 1/3 to 1/4 ऑफ द स्पेन रहेगा, या 1/4 to 1/8 रहेगा। तो आपके पास क्या रहेगा, 1/4 to 1/8 ऑफ द स्पेन, या 1/6 to 1/8 ऑफ द स्पेन रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर हम देखें तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 1/4 to 1/8 ऑफ द स्पेन रहेगा। क्लियर है। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पर सी हो गया है। क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है आपके पास, इस तरह का क्वेश्चंस आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं तो इसको आप स्किप कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ज्वाइंट से ये भी कंक्रीट सा है पर इसको भी कर लेते हैं, लगातार दो आ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स इन कंक्रीट वॉल आर जनरली प्रोवाइड, कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स होते हैं आपके कंक्रीट वॉल्स आर जनरली प्रोवाइड, वो कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं? आपके विंडो सील लेवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, सॉफिट सील लेवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं या फ्लोर लेवल पे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास? डी हो गया है। देखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट्स ऑफ कंक्रीट की बात कर लेते हैं हम, ज्वाइंट्स ऑफ कंक्रीट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज करा के मैं बता देता हूं। वैसे तो आपको ये अंकित सर ने ऑलरेडी डिस्कस करवाया होगा, बट कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं करवाया है तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, बट वैसे करवाया होगा। ठीक है, आपके पास में 3 ज्वाइंट होते हैं मेनली। पहला आता है आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। कौन सा आता है? कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आता है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट्स आपका कहां प्रोवाइड किया जाता है? वेयर, जहां पे कंक्रीट वर्क स्टॉप टेम्परेरी। कहां पे प्रोवाइड किया जाता है? वेयर कंक्रीट वर्क स्टॉप टेम्परेरी। जैसे देखिएगा, इसको ध्यान में समझिएगा। मान लेते हैं आपके पास ये एग्जिस्टिंग कंक्रीट है, आपने ये पहले दिन का काम किया, ठीक है, पहले दिन का काम किया, आपको कुछ लेट हो गया है, आपको बनाना था 5 मीटर तक का आपको कंक्रीटिंग करनी थी, आपने पहले दिन 3 ही मीटर की कंक्रीटिंग कर दी। जब 3 ही मीटर की कंक्रीटिंग कर दी और आप दूसरे दिन आओगे तो ये जो पहले दिन वाली कंक्रीटिंग होगी इसको हम एग्जिस्टिंग कंक्रीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग, या बोल देंगे इसको ओल्ड कंक्रीट। ओल्ड कंक्रीट, या तो आप इसको एग्जिस्टिंग कंक्रीट बोल दो या फिर इसको ओल्ड कंक्रीट बोल दो। अब जब दूसरे दिन आए तो आपको इसको 5 मीटर करना, तो आपको यहाँ पे एक जॉइंट्स प्रोवाइड करना होता है, और आप जब दूसरे दिन की जो कंक्रीटिंग होती है उसको हम फ्रेश कंक्रीट बोल देते हैं। ये कौन सा हो गया सर आपके पास? फ्रेश कंक्रीट हो गया है, यानी कि आपने दूसरे दिन, तो इनके बीच में एक जॉइंट्स आपको देना होता है, ठीक है। तो उसी ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं सर? उसको आप कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बोलते हैं। कौन सा ज्वाइंट हुआ सर ये आपके पास? कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट हुआ, ठीक है, सिंपल वे में बता दिया है। पहले दिन की कंक्रीटिंग की आपने तो उसको आप एग्जिस्टिंग कंक्रीट बोलो, आपने दूसरे दिन आपने वही उस कंक्रीटिंग को आगे तक ले गए तो आपको उसके बीच में जॉइंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और उस दिन की कंक्रीटिंग को आप फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं जॉइंट बिटवीन ओल्ड एंड फ्रेश कंक्रीट? बिल्कुल, इट इज जॉइंट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट, ठीक है, कि एक ज्वाइंट है सर ओल्ड और न्यू कंक्रीट के बीच में। बिल्कुल सही सर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये आपके पास ये जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स होते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं सर? टाई बार्स प्रोवाइडेड करते हैं। क्या करते हैं सर? यहां पर हम टाई बार्स प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है सर? ये यहाँ पे टाई बार्स इज प्रोवाइडेड। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तभी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कि सर टाई बार्स इज प्रोवाइडेड, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स आप तभी प्रोवाइड करेंगे अगर आपका कंक्रीटिंग कितना हो? 3 मीटर से 18 मीटर के बीच में हो। तो 3 मीटर्स इज लेस देन, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट को मैं लिख रहा हूं CG इज 18 मीटर, ठीक है। CG हो गया आपके पास कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स के बाद हम बात करते हैं अब कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की। किसकी बात करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट होता है इसको हम कंट्रोल ज्वाइंट भी बोलते हैं। इसका एक और अनदर नेम है, दैट इज कंट्रोल ज्वाइंट। देखिएगा कंट्रोल ज्वाइंट कैसा होता है। मान लेते हैं आपके पास ये कंक्रीटिंग की है आपने पहले दिन, और ये आपके भी दूसरे दिन की कोई भी कंक्रीटिंग है। मान लेते हैं कंक्रीटिंग में पूरी कंक्रीटिंग आपके पास बता देता हूं कि आपने ये सर क्या की है? कंक्रीटिंग की है, ये आपने कंक्रीटिंग की है। अब इस कंक्रीटिंग करने में क्या हो रहा है आपके पास? यहाँ पे कुछ हल्के हल्के क्रैक आपको नजर आ रहे हैं।
क्या दिखाई दे रहे हैं सर? आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह से क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये क्रैक्स है, इन क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए, इन क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करना है। इन क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करना है सर? कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स। ये इन ज्वाइंट्स को अगर आपको क्या करना है सर? कंट्रोल करना है, तो आपको कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम इसका नाम क्या रखा है सर? कंट्रोल ज्वाइंट। कंट्रोल ज्वाइंट्स क्या होता है? टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट। तो आप लिख दीजिएगा, टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हो गया सर, बन गया हमारा काम, तो हो गया, सीख लिए हम। उसके बाद लास्ट ज्वाइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइंट्स। कौन सा ज्वाइंट आता है इसके बाद? एक्सपेंशन ज्वाइंट्स। एक्सपेंशन ज्वाइंट, और या मैं इसको एक और नाम भी बोल सकता हूं, आइसोलेशन ज्वाइंट। आइसोलेशन ज्वाइंट ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सर ये जो आपके पास एक्सपेंशन ज्वाइंट और आइसोलेशन ज्वाइंट्स क्या होते हैं। अब देखा होगा आपने कि जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो जो कंक्रीटिंग करते वक्त आपका टेम्परेचर क्या कर सकता है? आपका टेम्परेचर में अप एंड डाउन की कंडीशन आ सकती है, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो उस कंडीशंस में जब हम क्या करते हैं? हम एक्सपेंशन ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है किसकी वजह से आता है सर? आपका ये आता है आपका थर्मल की वजह से। ये किसकी वजह से आता है सर? ड्यू टू थर्मल की वजह से। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से, ये थर्मल एक्सपेंशंस की वजह से आता है सर। और जो आपका आइसोलेशन ज्वाइंट्स होता है किसकी वजह से आता है सर? ये मूवमेंट डिफरेंस की वजह से आता है, मूवमेंट डिफरेंस की वजह से आता है। तो अगर आप इंटरव्यू पूछे कि एक्सपेंशन ज्वाइंट और आइसोलेशन ज्वाइंट्स में क्या डिफरेंस है, सर एक्सपेंशन ज्वाइंट थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आता है, जबकि आइसोलेशन ज्वाइंट्स आपका मूवमेंट डिफरेंस की वजह से आता है। क्लियर है? तो ये जितने आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपके लिए काफी है। वैसे तो इस पे और भी ज्यादा डिटेलिंग है, तो इससे ज्यादा डिटेलिंग देखनी है यार तो आपको मेरा कंक्रीट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? डी हो गया है। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ ए सीमेंट वाटर हाउस इज। वेयर हाउस, नॉट वाटर हाउस नहीं है, वेयर हाउस ही है, सॉरी। कि आपके पास मैक्सिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए कंक्रीट फ्लोर ऑफ ए सीमेंट वेयर हाउस की, कि जहां पर आप क्या कर रहे हैं? सीमेंट के स्टेक लगा रहे हैं, वहां पर आपकी जो वेयर हाउस होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर से उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? आपके पास 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपके पास 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बताइएगा, तो कितनी होनी चाहिए आपके पास? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर लेवल है और आपके ये स्टेक लेवल है, यहाँ पे जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो आपके पास 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप क्या कीजिएगा? आप अपने सीमेंट बैग को रखिएगा, ठीक है। और ये जो सीमेंट बैग होने चाहिए आपके पास कम से कम 10 सीमेंट बैग से ज्यादा नहीं आप रख सकते हैं। अगर एक हाइट में आप कितने बैग रख सकते हैं? इस तरह से 1 2 3 4 5 6, आपके पास ये 7, या आपके पास 8 9 10 बैग से ज्यादा नहीं रखेंगे आप। क्लियर है? ये बात आप ध्यान रखना है। और आपके पास ग्राउंड फ्लोर से लेके जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सर? 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्लियर है? कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि जो आपका सीमेंट होता है, सीमेंट में जो आपका अप्रोक्सीमेट वॉइड्स होता है वो कितना होता है सर? 40% होता है। ये भी देखिएगा, सीमेंट में जो आपका वॉइड्स होता है वो आपके पास अप्रोक्सीमेट 40% होता है। उसी तरह से अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करता हूं सर, तो डेंसिटी कितनी होती है सर सीमेंट की? वो होती है सर 1440 kg पर मीटर क्यूब। अगर सर हम सीमेंट के बैग की बात करते हैं कि वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट, वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट, कि एक बैग का सीमेंट का वेट कितना होता है? तो आपके पास 50 kg होता है, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पर वेट भी आ गया, डेंसिटी भी आ गया, तो आपके पास वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज वेट अपॉन डेंसिटी 1440। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.347 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपके पास 0.345 आ गया, 0.0347। क्लियर है?
क्लियर है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप देख सकते हैं कि एक बैग का जो सीमेंट होता है उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी विड्थ कितनी होती है, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज। किसकी बात कर रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एज द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो कंप्रेशन फाइबर है वो आपका डायरेक्ट कंप्रेशन है या बेंडिंग इन कंप्रेशन है। तो जब आपकी क्या बात कर रहा हो, डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करेगा, डायरेक्ट कंप्रेशंस की बात करेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर आपके पास? तो होगी सर 0.002 स्ट्रेन होगी। बट जब हम बात करते हैं बेंडिंग इन कंप्रेशंस की बात करते हैं तो वहां पे कितनी होगी सर? बेंडिंग इन कंप्रेशंस में, तो बेंडिंग इन कंप्रेशन, तो बेंडिंग इन कंप्रेशंस में सर होगी 0.035 स्ट्रेन होगी। तो देखिएगा यहाँ पर शेयर कैसे आ गया भाई, शेयर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपके पास या तो डायरेक्ट कंप्रेशन होगा या बेंडिंग कंप्रेशन होगा। वैल्यू के हिसाब से लगा सकते हो कि किसकी बात कर रहा हो, आपके पास बेंडिंग इन कंप्रेशन की बात कर रहा है। तो 0.0035 इन बेंडिंग, तो पहला तो नहीं हो सकता, आपका राइट आंसर हो गया है डी। अब देखिएगा सारी के सारी जो वैल्यू थी वो किससे रिलेटेड थी आपके पास? बेंडिंग इन कंप्रेशन से, बट आपको एग्जैक्ट देखनी थी तो आपका डी था। अगर आपके पास कुछ भी नहीं दिया है तो आपको एज ए बेंडिंग इन कंप्रेशन लेना है। क्लियर है। बट आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि उसने कौन कौन से यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन के साथ भी खेलना सीखिएगा डियर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ PCC। किसकी बात कर रहा हो? यूनिट वेट की बात कर रहा है आपके PCC की। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास कुछ मटेरियल्स मैंने बताए थे आपके पास, बिल्कुल बताए थे, मटेरियल्स बताए थे। फिर सर उनकी मैंने डेंसिटी की बात की थी, बिल्कुल की थी सर। डेंसिटी के बाद सर मैंने उनके यूनिट वेट की बात की थी आपके पास, बिल्कुल की थी। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। डेंसिटी होती है आपके पास kg/m3 और यूनिट वेट होता है kN/m3। मटेरियल्स में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सीमेंट की, ठीक है, तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है सर? 1440 kg/m3 होती है। यूनिट वेट की बात कर लेते हैं तो सिंपल 14.4 आ गया आपके पास kN/m3। उसी तरह से सीमेंट मोटार की बात कर लेते हैं तो सीमेंट मोटार की कितनी होती है सर? सीमेंट मोटार की सर 2000 kg/m3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी है? 20 kN/m3 हो गई है। उसी तरह से सीमेंट मोटार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे डियर? आपके PCC की बात करेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कितनी होती है सर? 2400 kg/m3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 kN/m3 होगी है। उसके बाद PCC के बाद हम किसकी बात करेंगे सर? RCC की। तो RCC की कितनी होती है सर? 2500 kg/m3 होती है। तो यहाँ पर 25 kN/m3। उसी तरह से हम स्टील की भी बात कर लेते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। स्टील की कितनी होती है सर? 7850 kg/m3 होती है। किलो न्यूटन देखते हैं तो 70.5 kN/m3 हो गई है। क्लियर है। तो आज किसकी पूछी है? PCC। तो PCC की कितनी होती है सर? 24 होती है। तो आपके पास 24 kN/m3। क्लियर है। तो राइट आंसर हो गया आपके पास ए, इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय, रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो EC इज इक्वल टू 5000 रूट ऑफ FCK। किसके अकॉर्डिंग सर? न्यू कोड के मुताबिक, IS 456/2000 के मुताबिक। तो आपका आंसर क्या होगा सर? ए हो गया। ओल्ड कोड के मुताबिक देखते हैं तो 5700 रूट ऑफ FCK। This is IS 456/1978। क्लियर है। तो आपके पास आंसर हो गया है FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो रिप्रेजेंट की जाएगी N/mm² में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ आपके पास दिया है d इज इक्वल टू 400 mm दिया है, और ग्रेड ऑफ स्टील Fe आपके पास दिया है दैट इज 250 mm, 250 का दिया है। ग्रेड ऑफ स्टील 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि Fy लिख देते हैं। तो आपको पता था एक रिलेशन कि एक्स यू लिमिट जो होता है वो आपके पास kd होता है, बिल्कुल होता है। k किस पे डिपेंड करता है आपके पास? ग्रेड ऑफ स्टील। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील Fe 250, Fe 250 के लिए आपके पास कितना था? 0.53 था। Fe 415 के लिए कितना था? 0.48 था। और Fe 500 के लिए कितना था? 0.46 था। और Fe 550 के लिए कितना था सर? 0.44 था। आज कितना है सर आपके पास? 250 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एक्स यू लिमिट डिवाइडेड बाय 0.53 डी हो जाएगा। तो 0.53 इंटू आपके पास डी कितना है सर? 400 है। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसके। 4 3 12, 20 22, 212 mm कितना है आपके पास? 212 mm आ गया आपके पास। तो देखिएगा 425 भी नहीं, 609 भी नहीं, 318 भी नहीं, आपके पास 212 mm आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज IS कोड प्रोवाइड्स द रिकमेंडेड गाइडलाइंस ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन। जो गाइडलाइंस है आपकी कंक्रीट मिक्स डिजाइन की वो किस में मिलती है आपके पास? आपको डी में मिलती है, यानी कि IS 10262 में मिलती है। अगर मैं बात करता हूं IS 800, तो IS 800 में क्या है आपके पास? स्टील की गाइडलाइन दी गई है, ठीक है। किसकी दी गई है सर? स्टील की गाइडलाइन दी गई है। अगर बात कर लेते हैं सर हम 12813 की, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर पूछ लिया जाए तो 12813 किसका है आपके पास? ये आपके पास मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। एब्जॉर्प्शंस, क्लियर है। और जो आपके पास 1373 कोई भी कोड नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे किसका कोड पूछा है आपको? गाइडलाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन का क्या है? 10262 है। IS 800 किसका है? इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर स्टील का है। IS 1283 किसका है? मेथड ऑफ एनालिसिस हाइड्रोलिक सीमेंट बाय एब्जॉर्प्शंस का है। क्लियर है? तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोपोर्शनल टू में आपने दो कॉन्फिडेंस लिमिट को स्टडी किया था। क्या किया था सर? कॉन्फिडेंस लिमिट की स्टडी की थी। कॉन्फिडेंस लिमिट आपको पता ही होगा कि सर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो मटेरियल्स की अलग आती है और कुछ लोड की अलग आती है। तो जब हम कॉन्फिडेंस लिमिट किसकी बात करेंगे आपकी, तो देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो FC के होता है आपके पास वो FM आपके पास -1 सिग्मा 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशंस, एक ये थी आपके पास, और एक सर हमारे पास थी F इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये जो आई आपके पास ये किसकी आई थी सर? ये मटेरियल्स की आई थी, मटेरियल्स की कॉन्फिडेंस लिमिट आई थी, ठीक है। बट जब ये वाली आई थी सर, ये किसकी आई थी सर? ये आपकी लोड्स की आई थी, ठीक है। जिसको हमने मटेरियल्स की जो लिमिट्स आई थी इसको हमने क्या बोला था सर? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला था, और इसको क्या बोला था? डिजाइन लोड बोला था। क्लियर है? तो ये आपके पास यही। तो यहाँ पर हम किसके कंपेयर करेंगे? यहाँ पर मीन स्ट्रेंथ कहाँ मिल रहा है आपको? मटेरियल की स्ट्रेंथ में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FCK है सर वो FM -1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर? FCK आपके पास ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है? रिलेशन ये मिल रहा है कि जैसे जैसे आपका मीन टारगेट मीन स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल है सर? मीन स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है या मैक्सिमम स्ट्रेंथ या डिजाइन स्ट्रेंथ या मिनिमम स्ट्रेंथ? तो सर वो आपके किसके? मीन स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो आप लिख सकते हैं कि FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, कि जैसे जैसे आपका मीन स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपका ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की। आज के लास्ट क्वेश्चंस क्या है? द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन ए बीम, कि जो आपके पास स्पेसिंग रहेगी स्टीरअप्स की वो बीम में क्या रहेगी? इंक्रीज नियर द सपोर्ट रहेगी या डिक्रीज नियर द सपोर्ट रहेगी या डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बीम रहेगी या इज द सेम एवरीडे रहेगी? हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीम की बात कर लेते हैं। तो बीम में हम सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास की एक बीम है, मेरे पास कौन सा बीम है सर? सिंपली सपोर्टेड बीम है। और अगर मैं इसका क्या बनाना चाहूँ सर? शेयर फोर्स डायग्राम बनाना चाहूँ तो शेयर फोर्स डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा, देखिएगा। ठीक है, सपोर्ट पे मैक्सिमम, सेंटर पे मिनिमम। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है? शेयर फोर्स मैक्सिमम रहता है आपका कहां पे सर? सपोर्ट पे। और जैसे जैसे आप टुवर्ड्स क्या जाओगे? सेंटर जाओगे तो क्या होता रहेगा? आपका मिनिमम होता रहेगा। तो आप लिख सकते हैं सर टुवर्ड्स दी सेंटर ये क्या रहेगा आपके पास? मिनिमम रहेगा। तो वहां पे किसकी बात कर रहा हो? स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स की बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, तो यहां से एक नोट पॉइंट आ जाता है। नोट पॉइंट क्या है वो देखिएगा। नोट पॉइंट आपके काम का है। नोट पॉइंट में है कि शेयर फोर्स जो होता है आपके पास वो मैक्सिमम कहां होता है सर? वो सपोर्ट पे होता है। जब सर वो मैक्सिमम सपोर्ट पे होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी स्पेसिंग होगी वो सर बढ़ेगी या घटेगी? जब शेयर फोर्स आपका सपोर्ट पे मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन में हमारी स्पेसिंग क्या होगी? वो कम होगी। स्पेसिंग क्या होगी सर? वो आपकी कम होगी, डिक्रीज होगी। बट अगर सर शेयर फोर्स आपका मिनिमम कहां पे होगा सर? सेंटर पे। तो ये भी दिखेगा, शेयर फोर्स जो मिनिमम होगा वो आपका कहां होगा सर? सेंटर पे होगा। तो जब मिनिमम सेंटर पे होगा तो वहां पे स्टीरअप की जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी सर? बढ़ानी पड़ेगी। स्पेसिंग क्या करनी पड़ेगी? आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो उसने किस पे कहा? द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन ए बीम इंक्रीज नियर द सपोर्ट या डिक्रीज नियर द सपोर्ट? तो आपके पास डिक्रीज नियर द सपोर्ट। सपोर्ट पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो राइट आंसर हो गया आपके पास बी हो गया है। सपोर्ट पे कभी इंक्रीज नहीं होती है, सेंटर पे क्या होती है? सेंटर पे उसको इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये शेयर फोर्स डायग्राम और ये आपको, वैसे तो ये शेयर का कंसेप्ट है बट यहाँ पे आ गया है तो कोई बात नहीं, हमने सीख लिया है कि सपोर्ट पे आपका शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है तो वहां पे जो आपकी स्टीरअप की जो स्पेसिंग देंगे हम वो कम देंगे। बट जब हम बात करते हैं आपके शेयर फोर्स एट सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या होता है सर? मिनिमम होता है। जब मिनिमम होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी स्पेसिंग रहेगी वो क्या रहेगी सर? ज्यादा रहेगी। दिस इज डिक्रीज एंड दिस इज इंक्रीज। क्लियर है? तो इस सेशंस में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया है डियर। अगर आपने इतनी डिटेल्स कवर कर ली है इससे बाहर आपको स्टडी करना भी नहीं है। अगर आप एसएससी जेईई को टारगेट कर रहे हो, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर दोगे तो कम से कम आपका 60 to 70% थ्योरी पार्ट्स आपका ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ रिवाइज हो जाएगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स में जहां पे हम बात करेंगे आपके पार्ट 9th की। तो ये तो जो हमारे पास पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था भाई आपके पास? पार्ट 7th था, सॉरी पार्ट 8th था। अब हम जो अगले लेक्चर्स में जो डिस्कस करेंगे हम अपना पार्ट 9th डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा।